प्रभात बच्चों, आज हम कक्षा 7 के इतिहास विषय का पाठ 7 जनजातियाँ, खानाबदोश और एक जगह बसे हुए समुदाय का पहला प्रकरण बड़े शहरों से परे जनजातीय समाज, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए करते हैं पाठ को शुरू। पाठ 7 जनजातियाँ, खानाबदोश और एक जगह बसे हुए समुदाय। अध्याय 2, 3 और 4 में आपने देखा था कि किस प्रकार राज्यों का उत्थान और पतन हुआ था। आपको याद होगा कि हमने अध्याय 2 में 17वीं से 12वीं शताब्दी के बीच शासन करने वाले प्रमुख राजवंशों के बारे में पढ़ा था। अध्याय 3 में हमने दिल्ली के शासकों के बारे में पढ़ा था और अध्याय 4 में मुगल वंश के बारे में पढ़ा था। तो इस यानी कि 17वीं शताब्दी से 16वीं से 18वीं शताब्दी तक कितने राजाओं का उत्थान हुआ और कितनों का पतन हुआ था। इसी उठापटक के बीच ही कलाओं, दस्तकारियों और उत्पादक गतिविधियों की नई किस्मों शहरों और गांवों में फल फूल रही थी। एक लंबे अंतराल में कई महत्वपूर्ण राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन हुए, लेकिन सामाजिक परिवर्तन हर जगह एक जैसे नहीं थे, क्योंकि अलग अलग किस्म के समाज अलग अलग तरीक़ों से विकसित हुए थे। ऐसा क्यों और कैसे हुआ, यह समझना महत्वपूर्ण है। इस उपमहाद्वीप के बड़े हिस्से में समाज और वर्ण के नियमानुसार पहले से ही विभाजित था। तो देखो, इस उपमहाद्वीप से मतलब है भारत की बात हो रही है कि भारतीय उपमहाद्वीप के बड़े हिस्से में से जो समाज है वो वर्णों के नियमानुसार पहले से ही बंटा हुआ था। तो ब्राह्मणों द्वारा सुझाए गए ये नियम बड़े बड़े राज्यों के राजाओं द्वारा स्वीकार किए गए थे। इससे ऊंच और नीच, अमीर और गरीब के बीच का फासला बढ़ गया। दिल्ली के सुल्तानों और मुगलों के काल में श्रेणीबद्ध समाज और भी ज़्यादा जटिल हो गया। तो इन शहरों से, बड़े बड़े शहरों से एक अलग समाज और था, तो उसे क्या कहते थे? जनजातीय समाज। तो हम इसमें उसी के बारे में पढ़ेंगे कि अलबत्ता दूसरे तरह के समाज भी उस समय मौजूद थे। किस समय की बात हो रही है? जब ब्राह्मणों ने ये जो नए नियम बनाए थे और वर्ण व्यवस्था के आधार पर जो समाज को विभक्त किया था, उस समय दूसरा समाज भी था। तो उपमहाद्वीप के कई समाज ब्राह्मणों द्वारा सुझाए गए सामाजिक नियमों और कर्मकांडों को नहीं मानते थे और ना ही वे कई असमान वर्गों में विभाजित थे। अक्सर ऐसे समाजों को जनजातियाँ कहा जाता रहा है। प्रत्येक जनजाति के सदस्य नातेदारी के बंधन से जुड़े होते थे। कई जनजातियाँ खेती से अपना जीविका उपार्जन करती थीं। कुछ दूसरी जनजातियों के लोग शिकारी, संग्राहक या पशुपालक थे। ये भी हमने पहले पढ़ा था कि शिकारी और संग्राहक किसे कहते हैं। तो देखो कि जो संग्राहक होते हैं अपनी आजीविका के लिए जंगल से मिलने वाले उत्पादों पर ही निर्भर रहते हैं, जैसे कि कंद, फल और फूल, औषधियाँ, जड़ी बूटियाँ, इन्हीं का वो उपयोग करते हैं और इन्हीं को ही बेचकर अपना जीविका उपार्जन करते हैं। तो उन्हें संग्राहक कहा गया था। प्राय वे अपने निवास स्थान के प्राकृतिक संसाधनों का पूरा इस्तेमाल करने के लिए इन गतिविधियों का मिला जुला रूप अपनाते थे। कुछ जनजातियाँ खानाबदोश थी, यानी वे एक जगह से दूसरी जगह घूमती रहती थी। जनजातीय समूह संयुक्त रूप से भूमि और चारागाहों पर नियंत्रण रखते थे और अपने खुद के बनाए नियमों के आधार पर परिवारों के बीच इनका बंटवारा करते थे। इस उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में कई बड़ी जनजातियाँ फली फूली। सामान्यतः ये जंगलों, पहाड़ों, रेगिस्तानी और दूसरी दुर्गम जगहों पर निवास करती थी। कभी कभी जाति विभाजन पर आधारित अधिक शक्तिशाली समाजों के साथ उनका टकराव भी होता था। कई मायनों में इन जनजातियों ने अपनी आज़ादी को बरकरार रखा और अपनी अलहदा संस्कृति को बचाया, यानी अपनी जो विशेष और एक अलग संस्कृति थी उसको इन्होंने बचा कर रखा। लेकिन जाति आधारित और जनजातीय समाज दोनों अपनी विविध किस्म की ज़रूरतों के लिए एक दूसरे पर भी निर्भर रहे।
टकराव और निर्भरता के इस संबंध ने दोनों तरह के समाजों को धीरे धीरे बदलने का काम भी किया। इसके बाद देखिए कि ये जनजातीय लोग हैं वो कौन थे। समकालीन इतिहासकारों और मुसाफिरों ने जनजातियों के बारे में बहुत कम ही जानकारी दी है। कुछ अपवादों को छोड़ दें तो जनजातीय लोग भी लिखित दस्तावेज नहीं रखते थे, लेकिन समृद्ध रीति रिवाजों और वाचिक यानी कि मौखिक परंपराओं का वे संरक्षण करते थे और ये परंपराएं हर नई पीढ़ी को विरासत में मिलती थी। आज के इतिहासकार जनजातियों का इतिहास लिखने के लिए इन वाचिक परंपराओं का इस्तेमाल करने लगे हैं। जनजातीय लोग भारत के लगभग हर क्षेत्र में पाए जाते थे। किसी भी एक जनजाति का इलाका और प्रभाव समय के साथ साथ बदलता रहता था। कुछ शक्तिशाली जनजातियों का बड़े इलाकों पर नियंत्रण था, जैसे पंजाब में खोखर जनजाति 13वीं और 14वीं सदी के दौरान बहुत प्रभावशाली थी। यहाँ बाद में गख्खर लोग ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गए। उनके मुखिया कमाल खान गख्खर को बादशाह अकबर ने मनसबदार बनाया। मुल्तान और सिंध में मुग़लों द्वारा अधीन कर लिए जाने से पहले लंगा और लंगून लोगों का प्रभुत्व अत्यंत विस्तृत क्षेत्र पर था। उत्तर पश्चिम में एक और विशाल एवं शक्तिशाली जनजाति थी बलोच। ये लोग अलग अलग मुखियों वाले छोटे छोटे कुलों में बटे हुए थे। देखो कुल क्या होता है? कुल का मतलब होता है परिवार या घरों के एक ऐसे समूह को कुल कहते हैं जो एक ही पूर्वज की संतान होने का दावा करते हैं। जनजातीय संगठन प्राय नातेदारी या कुल संबंधी निष्ठा पर आधारित होते हैं। तो जैसे यहाँ कुल से हम खानदान भी समझते हैं। तो पश्चिमी हिमालय में गड्डी गडरियों की जनजाति रहती थी। उपमहाद्वीप के सुदूर उत्तर पूर्वी भाग पर भी नागा, अहोम और कई दूसरी जनजातियों का पूरी तरह से प्रभुत्व था। तो यानी भारत के उत्तर पूर्वी जहाँ हमारे 7 राज्य हैं छोटे छोटे, वहाँ मौजूदा बिहार और झारखंड के कई इलाकों में 12वीं सदी तक चेर सरदार शाहियों का उदय हो चुका था। बादशाह अकबर के प्रसिद्ध सेनापति राजा मान सिंह ने 1591 में चेर लोगों पर हमला किया और उन्हें परास्त किया और उन्हें लूटकर अच्छा खासा माल भी इकट्ठा किया, लेकिन वे पूरी तरह अधीन नहीं बनाए गए। तो इसके बाद देखो कि हम पहले एक भारतीय उपमहाद्वीप का मानचित्र देख लेते हैं। ये देखो, जिसके अंदर यहाँ जनजातियों के प्रमुख क्षेत्र दिखाए गए हैं। तो हम उत्तरी भारत की बात करते हैं तो गख्खर, खोखर, लंगा, और यहाँ पर ये गुजरात में जाटवास, कोली, भील जो राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश में रहते थे। इसके बाद यहाँ नीचे इधर देखिए गोंडवाना क्षेत्र के अंदर है गोंड, बेगस, खोंड, कोयास, बादागस। दक्षिण भारत के अंदर है मारवाड़, और यहाँ पर है ये केरल की तरफ वेतर, और यहाँ पर चेर, मुंडा, संताल, और अगर पूर्वी भारत की तरफ देखते हैं हम तो अहोम, नागा, खासी, कोच आदि कई जनजातियाँ थीं। तो इस तरह से देखो पूरे उपमहाद्वीप में इन जनजातियों के स्थान थे। इसके बाद हम पढ़ रहे थे कि औरंगजेब के समय में भी मुग़ल सेनाओं ने इन चेर लोगों के कई किलों पर कब्जा किया और इन जनजाति को अपना अधीनस्थ बना लिया था। इस क्षेत्र में रहने वाली महत्वपूर्ण जनजातियों में मुंडा और संताल थे, यद्यपि ये उड़ीसा और बंगाल में भी रहते थे। कर्नाटक और महाराष्ट्र की पहाड़ियाँ, कोली, बेराद और कई दूसरी जनजातियों के निवास स्थान भी थे। कोली लोग गुजरात के कई इलाकों में भी रहते थे। कुछ और दक्षिण में कोरागा, वेतर, मारवाड़ और दूसरी जनजातियों की विशाल आबादी थी। भील की बड़ी जनजाति पश्चिमी और मध्य भारत में फैली हुई थी। 16वीं सदी का अंत आते आते
उनमें से कई एक जगह बसे हुए खेतीहर और यहाँ तक कि अब वो जमींदार भी बन चुके थे। तब भी भीलों के कई कुल शिकारी संग्राहक बने रहे। मौजूदा छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में गोंड जो लोग थे वो बड़ी तादाद में फैले हुए थे। तो ये देखिए यहाँ एक चित्र में आपको दिख रहा है कि रात में भील लोग हिरण का शिकार कर रहे हैं, है ना। तो इस तरह से हमने देखो पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में विभिन्न जातियाँ और उनके बसने के स्थान, यानी कि उपमहाद्वीप के कौन कौन से क्षेत्रों में जनजातियों का निवास स्थान था, इसके बारे में देखा। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।